गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत क्लास 10th का हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, जिसमें यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। और यह इतिहास का पहला लेसन है जहां से क्लास 10th के एग्जाम में अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह चैप्टर भारत के इतिहास से संबंधित नहीं है, बल्कि यह वर्ल्ड हिस्ट्री है, विश्व इतिहास के बारे में इसमें अध्ययन करना है। नाम से इंडिकेट कर रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद। यहाँ देखिए तात्पर्य के रूप में दे रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद, अर्थात यह यूरोपीय महाद्वीप की कहानी है जहाँ से राष्ट्रवादी विचारधारा जो है जागृत हुआ। उसी स्थिति के बारे में जो है यहाँ पर हम लोग जानेंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस टॉपिक्स को जानने के लिए पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद का अभिप्राय क्या है। तो चलिए हम लोग जानते हैं राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनैतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में एकता का वाहक बनता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच प्रेम, स्नेह और दायित्व की भावना को प्रकट करता है। अर्थात हम लोग देखें कि राष्ट्रवाद किसी देश के नागरिकों के हित से संबंधित है और उस देश के नागरिक अपने राष्ट्र के लिए संपूर्ण रूप से जो दायित्व निभाते हैं उसके लिए कहा जा रहा है। क्योंकि ऐतिहासिक चैप्टर है, ऐतिहासिक के अंतर्गत हम लोग ये जानेंगे कि राष्ट्रवाद की आखिर जो प्रवृत्ति है कहाँ से जागृत हुई। सबसे पहली बार माना जाता है कि राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति पुनर्जागरण काल से मानी जाती है। पुनर्जागरण काल से राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति पहली बार सामने उभर कर आई। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि इसका बीजारोपण उसी समय माना जाता है। इसके बाद पूर्ण रूप से देखा गया कि जब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो फ्रांसीसी क्रांति के समय पूर्ण रूपेण सामने इसका प्रादुर्भाव हुआ। और यहाँ से आप 9th क्लास में चूंकि पढ़ चुके हैं कि लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांसीसी क्रांति जो है पूर्ण रूप से जागृत होकर सामने आई थी। तो यहाँ से चूंकि इस क्रांति के बाद एक नारा बुलंद किया गया था जो कि राष्ट्रवाद का एक मूलभूत मंत्र के रूप में जो है माना जाता है। उस नारा के बारे में आपको पता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। मुख्य रूप से इसके अंतर्गत दिया गया था कि फ्रांस के अंतर्गत जो भी नागरिक है, उस क्रांति के बाद जब 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस आजाद हुआ, तो इस नारा को बुलंद किया गया था। उसमें मुख्य रूप से दिया गया था कि स्वतंत्रता अर्थात आज़ादी सबको दिया जाए। दूसरी बात की समानता यानी सबको एक समान माना जाए। और तीसरा जो टर्म अपनाया गया था वो था आपका बंधुत्व, अर्थात भाईचारा को स्थापित किया गया था। तो यहाँ से पूर्ण रूप से जो है राष्ट्रवाद की विचारधारा जो है जागृत होने के रूप में हम लोग देखें। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगला टॉपिक आता है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद अब जो राष्ट्रवाद की विचारधाराएं थी वह नेपोलियन के रूप में सामने उभर कर आती है। नेपोलियन, चूंकि एक व्यक्ति का प्रादुर्भाव होता है जिसमें नेपोलियन क्या करता है कि राष्ट्रवादी विचारधारा को काफी बेहतर करने में अपना योगदान देता है। आपको पता है कि नेपोलियन फ्रांस का एक तरह से शासक था। शासक होने के दरमियान ये सिर्फ फ्रांस में ही राष्ट्रवाद की विचारधाराओं को जागृत नहीं किया, बल्कि फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोपीय राष्ट्र में पूर्ण रूप से
देखा जाए तो ये राष्ट्रवादी विचारधारा को जागृत करने में अपना योगदान दिया। यहां तक माना जाता है कि इटली और जर्मनी ये दो राष्ट्र ऐसे थे उस समय जहां पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था। इसी बीच नेपोलियन के द्वारा इटली और जर्मनी के क्षेत्रों में जो है राष्ट्रवादी विचारधाराओं को जागृत करके और इसको एकीकरण करने में काफी योगदान दिया गया। अब एकीकरण करने का मतलब कि भौगोलिक दृष्टिकोण से एक अलग राष्ट्र के रूप में स्थापित करना कि इसकी मूल विचारधाराओं को सम्मिलित किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेपोलियन से संबंधित कुछ भी प्रश्न एग्जाम में बनते रहते हैं, जैसे कि नेपोलियन का जन्म कब हुआ था, तो जन्म के रूप में आपको याद रखना है कि सामान्य परिचय के रूप में 15 अगस्त 1769 ईस्वी जन्म हुआ था। तो एक नंबर यहाँ से प्रश्न बनता है। अपने शासनकाल के दरमियान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया था जिसे संबंधित ऑब्जेक्टिव में एक और प्रश्न बनता है। और आपको पता होगा कि 1804 में नेपोलियन संहिता का निर्माण किया था। नेपोलियन संहिता अर्थात यह एक ऐसा कानूनी संग्रह था जिसमें यह वर्णित किया गया था कि किसी भी मतलब राष्ट्र के जो नागरिक हैं उन नागरिकों को किस रूप में एक स्वतंत्र रूपी जीवन जीना है, उसका संपूर्ण व्याख्या जो इस संहिता में किया गया था। तो यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव तौर पर प्रश्न बन जाता है कि नेपोलियन संहिता का निर्माण कब किया था नेपोलियन, तो 1804 ईस्वी में। और आपको पता है कि कई युद्ध और कई भयावह स्थितियों के बाद जो है ब्रिटेन से ये सामना किया था। यहाँ तक माना जाता है कि ब्रिटेन से राष्ट्रवादी विचारधाराओं को जागृत करने में काफी योगदान दिया। और यहाँ 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट का जो है पतन हो जाता है, खात्मा हो जाता है। और जब खात्मा होता है तो यूरोप की जो राष्ट्रवादी विचारधारा है काफी ठप पड़ जाती है, बिल्कुल उसकी दायित्व जो होता है वो एकदम निम्न स्थिति में चला जाता है। इसी बीच क्या होता है कि जैसे ही नेपोलियन का पतन होता है उसके बाद राष्ट्रवादी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए एक सम्मेलन बुलाया जाता है 1815 में। तो 1815 में एक सम्मेलन बुलाया जाता है जिसका नाम दिया जाता है वियना सम्मेलन। यह सम्मेलन मुख्य रूप से यूरोपीय राष्ट्रों के बीच हुआ था। वियना सम्मेलन की अगर हम बात करें तो इसकी अध्यक्षता अर्थात मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा किया जाता है। और मेटरनिक एक घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। घोर प्रतिक्रियावादी कहने का तात्पर्य है कि वह नहीं चाहता था कि सामान्य जो जनता है, जो एक मध्यम वर्गीय जनता है, उनके हित में कार्यों को क्रियान्वित किया जाए। यही एक सबसे बड़ी कुरीतियां सामने देखने को मिली थी। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। वियना सम्मेलन अर्थात इसे हम लोग वियना कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस सम्मेलन में ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रसा और साथ साथ इटली और जर्मनी भी शामिल था। लेकिन जैसे ही मेटरनिक को मेजबानी करने के लिए दिया जाता है, तो इस बीच मेटरनिक चाहता है कि वहाँ यूरोपीय राष्ट्रों के बीच जो है पुरातन व्यवस्था अर्थात जो पुरानी व्यवस्था जो राजा होते थे, राजा के द्वारा जो शासन किया जाता था, उन व्यवस्थाओं को लाना चाहता था। इसी बीच माना जाता है कि इटली पर ये क्या किया कि कब्जा कर लिया। और इटली पर कब्जा करने के फलस्वरूप माना जाता है कि जो इटली का सिसिली और नेपल्स, सिसिली और नेपल्स वाला जो क्षेत्र था, उन क्षेत्रों में सीधे तौर पर जो फर्डिनेट का शासन था उसको स्थापित कर दिया। इसके साथ साथ कई और क्षेत्र भी शामिल थे, जैसे कि रोम और साथ साथ उसके अन्य जो आसपास के क्षेत्र थे उसको पोप को सौंप दिया। इसके साथ साथ लोम्बार्डी और वेनेसिया जो क्षेत्र था उसको ऑस्ट्रिया के शासक को सौंप दिया। तो यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है एग्जाम में बनते रहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि जब मेटरनिक का शासन काल आया तो उसके बाद काफी जर्जर स्थिति हो गई थी यूरोप की। और यहाँ से पॉइंट जो है एग्जाम में निश्चित रूप से बनते हैं। अब हम लोग जानेंगे
इसके बाद की कहानी जो एग्जाम में काफी अति महत्वपूर्ण रूप से अपना भागीदारी निभाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तो उस समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था। तो लुई 16वां ने किस प्रकार से निरंकुशता दिखाया, जिस कारण से जो है उसे हटाने का प्रयास किया गया। ये तो पहली फ्रांस की क्रांति थी, अर्थात फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत, फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत यह पहली क्रांति थी। और जिसके बाद जो है 14 जुलाई 1789 को फ्रांस को आजाद कर दिया गया था। लेकिन आजादी के बाद भी दो क्रांतियां हुई जो काफी पूरे यूरोपीय इतिहास में एक अलग अपना पहचान देने में काबिज है। अब यहाँ पर स्थिति ये है कि 1789 के बाद जुलाई 1830 की क्रांति एक हुई और साथ साथ एक और क्रांति हुई 1848। तो ये दो क्रांतियां काफी तौर पर देखा जाए तो फ्रांस की जो व्यवस्था थी एकदम उसे बदतर करने में जो है काफी अपना योगदान है। यहाँ तक स्थिति देखा जाता है कि जुलाई 1830 की जो क्रांति हुई तो उस समय फ्रांस के शासक चार्ल्स 10 थे, अर्थात चार्ल्स 10 थे। और चार्ल्स 10 एक निरंकुश शासक था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि फ्रांस की जनता को बेहतर सम्मान मिल सके, उनके कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए स्वतंत्रता दी जा सके। इसने क्या किया कि उस समय अपना प्रधानमंत्री पोलिग्नेक को नियुक्त करता है। और पोलिग्नेक भी वैसे ही था जैसे कि चार्ल्स 10 था। वो भी क्या करता है कि पूरे राज्य में एक निरंकुशता को व्याप्त करता है। और यहाँ पर क्या होती है कि क्रांति की लहर, जो मध्यमवर्गीय जनता है, क्रांति की लहर को आगे एक बढ़ाने में कामयाब की जाती है। इसके साथ साथ 1848 ईस्वी में एक और क्रांति, 1848 ईस्वी में जो क्रांति हुई, उस समय वहां के शासक, फ्रांस के जो शासक थे वह थे आपके पोलिग्नेक भी निरंकुश ही था, क्योंकि कुछ समय के लिए उदारवादी कार्यों को काफी बेहतर किया, लेकिन इसके बाद भी देखा गया कि बेहतर ढंग से खरा नहीं उतर पाया। काफी महत्वाकांक्षी था। और दूसरी बात की बड़े लोगों के साथ, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि पूंजीपति वर्गों के साथ जो है काफी रहना पसंद करता था। इसी बीच इसने क्या किया कि अपना एक प्रधानमंत्री एक व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसका नाम रहता है गीजो। यहाँ से दो प्रश्न ध्यान रखिए। एक तो पहला कि 1830 की क्रांति जब हुई तो उस समय शासक कौन था, तो चार्ल्स 10। किसे जो है प्रधानमंत्री अपना नियुक्त किया था, पोलिग्नेक को। और यहाँ 1848 ईस्वी में शासक कौन था, तो आपको याद रखना है कि लुई फिलिप था, लुई फिलिप को। और साथ साथ अपना प्रधानमंत्री इसने किसको नियुक्त किया, गीजो को नियुक्त किया। तो एक सामान्य एक क्रांति से संबंधित यहाँ स्थितियां देखिए। इसके बाद और भी हम लोग जैसे पढ़ेंगे, इसमें इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण और साथ साथ कुछ यूरोपीय राष्ट्र के अंतर्गत जो स्वतंत्रता के लिए जो क्रांतियां हुई हैं उन स्थितियों को पढ़ेंगे। तो इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।